मासूमा कमरे में आने से पहले फर्स्ट एड बॉक्स से नींद की गोली लेकर आई थी और आते ही खाकर लाइट ऑफ करके अपना मोबाइल लेकर बेड पर लेट गई। एक बार फिर एक उम्मीद से मोबाइल उठाया कि शायद बाजिल का कोई रिप्लाई आया, मगर एक मर्तबा फिर उसे मायूसी हुई थी ये देख कर के बाजिल का कोई जवाब नहीं आया था। जाने क्यों एक बार फिर उसे शिद्दत से रोना आया था। बेतहाशा दर्द करते सर को अपने हाथों से दबाती वो सिसक रही थी। उस खूबसूरत कमरे का माहौल आज बहुत ही अफसुर्दा सा हो रहा था। आज वहाँ मासूमा की दबी दबी सिसकियाँ गूंज रही थीं, जो माहौल को सोगवार बना रही थी। बार बार वो अपने हाथों की उंगलियों से सख्ती से अपने गालों को भिगोते आंसू साफ कर रही थी, जिसकी वजह से उसे अपने दाएं रुखसार पर बेहद दर्द का एहसास हो रहा था। मगर फिलहाल उसे शिद्दत से बाजिल की याद आ रही थी। वो अपनी कैफियत समझने से कासिर थी कि आखिर वो इतनी बेचैन क्यों हो रही थी। जब तुम्हें नहीं आना था तो कह देते मुझे, मैं ही पागल हूँ जो समझ रही थी कि तुम आज ज़रूर आओगे। तुमने ठीक कहा था, हमें एक दूसरे से इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि अगर एक शख्स उम्मीद पर पूरा ना उतरा तो दूसरे को अफसोस हो। वो रोती सिसकती जाने कब नींद की वादियों में उतरी कि उसे खबर ही ना हुई। दोपहर में जब थोड़ा सा वो फारिग हुआ था और घड़ी में वक्त देखकर अंदाज़ा लगाया था कि इस वक्त मासूमा यूनिवर्सिटी से आ चुकी होगी, इसी अंदाजे की बिना पर उसने मासूमा को मैसेज किया था और चंद लम्हों बाद मासूमा का जवाब देखकर उसके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट खिली थी। मगर मासूमा के ज़्यादा बात ना करने से उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो उससे खफा है। वो चाह कर भी इतने दिन तक घर नहीं जा सका था, मगर जब मासूमा ने कहा कि आज ही आ जाओ तो उसने फैसला किया कि वो आज ही शिराजी हाउस जाएगा। उसे अपनी जाना की बेकरारी खासी पसंद आई थी। वो खुद भी जाने क्यों उसकी जानिब खींचा चला जा रहा था। अभी भी वो कुछ ज़रूरी काम निपटा कर जल्द अज जल्द शिराजी हाउस जाने का इरादा रखता था। इसीलिए उसने मैसेज पर मासूमा को नहीं बताया था, बल्कि वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। जल्दी सब काम करने के बावजूद उसे खासी देर हो गई थी। जब उसने शिराजी हाउस में अपने कदम रखे तो उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। हर सू खामोशी ने अपना डेरा जमा रखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता लाउंज में दाखिल हुआ था। उस वक्त शिराजी हाउस की तमाम बत्तियां बुझ चुकी थीं। जीने चढ़ने के बाद वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे के सामने रुककर दरवाजे का हैंडल घुमाने पर भी जब दरवाज़ा ना खुला तो उसे अंदाज़ा हो गया कि मासूमा दरवाज़ा लॉक करके सो चुकी है। अपनी ब्लैक लेदर की जैकेट के अंदर की जेब से एक चाबी निकाली और लॉक में घुमाई तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलकर जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। उसे काफ़ी हैरत हुई थी, क्योंकि मासूमा को तो नाइट बल्ब ऑन करके सोने की आदत थी। फ़ौरन उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और स्विच बोर्ड से नाइट बल्ब ऑन किया। वो उसे सर से पांव तक चादर में लिपटी हुई बेड पर सिमटी लेटी नजर आई। मासूमा को इस तरह लेटे देखकर जाने क्यों उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। ऐसे क्यों लेटी हुई है ये? तबीयत तो ठीक है ना इसकी? वो परेशानी के आलम में मासूमा की जानिब बढ़ा था। वो तेज तेज कदम उठाता बेड के करीब मासूमा के पास आन रुका था और फौरन हाथ बढ़ाकर उसके ऊपर से चादर उतारी। उसका नाजुक वजूद सिमटा हुआ था। उसे इस तरह सिमटे हुए लेटे देखकर बाजिल की पेशानी पर बलों में काफ़ी इजाफा हुआ। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में वो उसके लरसते वजूद को बगौर देखने लगा था। वो दाएं जानिब करवट लिए सो रही थी, मगर नींद में भी वो किस कदर बेचैन थी ये उसका हल्का हल्का कपकपाता वजूद देखकर अंदाज़ा हो रहा था। हाथ बढ़ाकर उसने उसके चेहरे से बाल हटाए और नरमी से अपने हाथ से उसकी पेशानी को छुआ, जो बुखार का अंदेशा दे रही थी। यकदम उसे परेशानी ने आन घेरा था। जाने वो कब से बुखार में तप रही थी जो इस कदर बुरी हालत हो रही थी उसकी। जाना बाजिल ने उसकी पेशानी को हल्का सा दबाना शुरू किया था और मोहब्बत और फिक्र से उसे पुकारा था। क्या हुआ है जाना, कब से बुखार है तुम्हें? वो उसके चेहरे पर झुका माथा हल्का हल्का दबाता कह रहा था, जबकि उसके लहजे और अंदाज में फिक्रमंदी वाज़े थी। जाना प्लीज़ आंखें खोलो, मुझे बताओ मेडिसिन ली तुमने? मासूमा को हनूज सोते देखकर वो मुसलसल उसे बेदार करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो हल्का सा कसमसा कर फिर से सो जाती। जाना वो अभी उसे दोनों कांधों से थाम कर सीधा करने ही लगा था जब उसकी जीन्स की जेब में मौजूद उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ था। उसने नागवारियत से मासूमा से दूर होकर जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर कायम का नाम देखकर उसके चेहरे पर नागवारियत मजीद दोहराई। कहाँ हो तुम? मोबाइल कान से लगाकर मध्यम रोशनी में उसने मासूमा के मोबाइल की तलाश में कमरे में निगाह दौड़ाते हुए सरसरी सा पूछा। बस पहुंचने वाला हूँ घर। मोबाइल के स्पीकर से कायम की भारी आवाज़ उभरी थी। जबकि मासूमा का मोबाइल उसे साइड टेबल पर पड़ा नजर आया तो उसने वो आगे बढ़कर उठा लिया और कायम की बात सुनने लगा।
मतलब घर पर नहीं हो तुम? सर्द अंदाज में उसने काइम से पूछा और अपना मोबाइल कान से लगाए उसने मासूमा का फ़ोन चेक किया, मगर उसे अपने सिवा किसी का मैसेज और कॉल ना मिले थे। ये देखकर उसे तसल्ली हुई। तुम्हारा काम हो गया है तकरीबन। काइम उसका सर्द अंदाज महसूस करते हुए उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला, तकरीबन? मासूमा का मोबाइल वापस साइड टेबल पर रखकर उसने स्पार्ट अंदाज में पूछा। बेशक वो काम के मामले में बिल्कुल नरमी नहीं करता था और काइम का तकरीबन कहना उसे खासा नागवार गुजरा था। मुझे पता है हमें आज मिलना था, मगर मुझे एक ज़रूरी काम की वजह से लाहौर जाना पड़ा, इसलिए ना चाहते हुए भी काइम को उसे वजाहत पेश करनी पड़ी। ओह, लाहौर, तो ये ज़रूरी काम था तुम्हारा। समझ गया, बाजिल ने तंजिया अंदाज में कहा और मध्यम रोशनी में अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता फिर से मासूमा को देखने लगा। क्या? काइम ने नासमझी से पूछा। अगर इतनी ही बीवी की याद सताती है तुम्हें तो उसे कराची ही क्यों नहीं ले आते? बाजिल दबी दबी आवाज़ में घुर्राया था, जबकि निगाहें मासूमा के लरसते सरापे पर थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी और काम से गया था लाहौर। मोबाइल स्पीकर से काइम की चिंघाड़ती हुई आवाज़ उभरी थी कि बाजिल ने नागवारियत से एक पल को मोबाइल कान से हटाया। मान लेता हूँ, मगर कल मेरा दिया हुआ काम पूरा हो जाना चाहिए और मीडिया को खुले दिल से इन्वॉल्व करना काम में। दोबारा मोबाइल कान से लगाकर वो तहुक्म अंदाज में बगैर काइम की बात सुने कॉल काट चुका था और मोबाइल मेज़ पर पटक कर मासूमा की जानिब बढ़ा। मासूमा मेरी जान, उठो, मुझे बताओ कि कुछ खाया तुमने? मेडिसिन ली? वो एक बार फिर उसके करीब जाकर उस पर झुका था और उसके बालों को सहलाते हुए नरमी से पूछने लगा, मगर मासूमा हनूज सोती रही तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। इतनी गहरी नींद तो नहीं सोती ये, उसे कुछ गड़बड़ का एहसास शिद्दत से हुआ था। तभी उसकी निगाह फर्श पर पड़ी जहाँ कुछ पैकेट नुमा चीज़ पड़ी थी। एक लम्हा ज़ाया किए बिना बाजिल ने फर्श से वो उठाया। ये कोई दवाई का पैकेट था। मध्यम रोशनी की वजह से उसे नाम पढ़ने में मुश्किल हुई तो वो उसे हाथ में थामे स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ा और लाइट ऑन की। नाम पढ़ते ही उसने गुस्से से मासूमा को देखा। मासूमा ने स्लीपिंग पिल्स क्यों ली हैं, बेवकूफ़ लड़की? वो एकदम गुस्से में आया था। जारिहाना अंदाज में मासूमा की जानिब बढ़ा और उसे दोनों कांधों से थाम कर बिठाया तो वो बौखला गई और अपनी अधखुली आंखों से, नींद से बोझल आंखों से बाजिल को देखने लगी, मगर बाजिल को उसका सूजा हुआ चेहरा देखकर ठिठकना पड़ा और उसके चेहरे का वो जायज़ा लेने लगा। मासूमा के दाएं रुखसार पर उंगलियों के वाज़े निशान देखकर चंद पल लगे थे उसे सूरत हाल समझने में और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाजिल की आंखों की सुर्खी बढ़ रही थी और चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती दोहराई। प्लीज़ सोने दें, मेरे सर में दर्द है बहुत, वो बोझल और सुर्ख आंखों से बाजिल को देखते हुए बोली थी। क्या हुआ है तुम्हें? किसने हाथ उठाया है तुम पर? बेहद सर्द अंदाज में उसने उसके दोनों कांधों को झिझोड़ कर घुर्रा कर कहा था कि उसकी बुलंद आवाज़ सुनकर चंद पल में ही मासूमा की नींद उतर गई और आहिस्ता आहिस्ता हवास बेदार होने लगे थे उसके। वो मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दें। वो सूरत हाल समझती हुई बाजिल के चट्टानों जैसे चेहरे से निगाहें चुराते मिनमिनाई थी। किसने हाथ उठाया है तुम पर? मासूमा की बात नज़रअंदाज करता वो एक बार फिर दहाड़ा था कि मासूमा यकदम सहम गई और अपनी आंखें बंद कर ली, मगर बंद आंखों से भी वो अपनी आंखों को बहने से ना रोक सकी थी। जबकि उसे बेआवाज़ रोता देखकर बाजिल ने एक पल को अपनी आंखें बंद करके फिर खोली, गहरा सांस लिया और मासूमा के कांधों से अपने हाथ हटा लिए। जाना किसने हाथ हटाया है? किसने हाथ उठाया है तुम पर? बताओ मुझे। अपनी मुठियां सख्ती से भींचे वो बड़े सर्द अंदाज में बोला था। बहुत कोशिश के बाद भी वो अपना लहजा नर्म ना रख सका। मासूमा का मुरझाया सूझा चेहरा जिस पर उंगलियों के निशान वाजे थे, आंखें जाने रोने की वजह से या फिर नींद के बायस सुर्ख और सूजी हुई थी, हल्का हल्का कपकपाता वजूद, उसे इस तरह देखकर बाजिल के दिल में कई तीर पेवस्त हुए थे। वो कभी भी अपनी माँ या शिराजी हाउस में मौजूद किसी औरत पर होता जुल्म रोक नहीं सका था। अपनी माँ को तो उसने 6 साल की उम्र में ही खो दिया था, मगर जब वो 10 साल का था तब शीरीं साहिबा उसके बाप की दूसरी बीवी बनकर शिराजी हाउस आई थी। मगर हर औरत की तरह उन पर भी होते जुल्म पर वो चुप ना रह पाता था, मगर जब कभी वो उनके लिए आवाज़ उठाता तो उसके बाप दादा उसे ये कहकर खामोश करवा देते कि वो उनकी बीवियां हैं, उनकी मिल्कियत हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं और वो उनके मामलात से दूर रहे। और फिर वो जानता था कि किस तरह उसने खुद को कुछ भी करने से रोका था। उसे नफरत हो गई थी इस तरह के माहौल से, तभी दादा जान कायम और उसे शिराजी हाउस से दूर रखते थे। मगर आज अपनी बीवी की यह हालत देखकर उसका दिल कर रहा था कि हर चीज़ तहस नहस कर दे,
प्लीज़ बताओ किस ने मारा है तुम्हें। बाजिल एक बार फिर धाड़ा था कि मासूमा की बर्दाश्त यहाँ जवाब दे गई और अपने बाजुओं को बाजिल के गिर्द हाइल करती उसके सीने से लगकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे घुट घुट कर रोते देखकर बाजिल के दिल को बेतहाशा तकलीफ हुई। उसे ये बात काट रही थी कि उसकी बीवी पर हाथ उठाने की जुर्रत कोई कैसे कर सकता है। चुप नहीं रहो, मुझे बताओ सबके क्या हुआ है तुम्हें, किसने हाथ उठाया है तुम पर, प्लीज़ बताओ। बाजिल उसे नरमी से खुद से जुदा करता इस बार नरमी से पूछने लगा, मगर मासूमा ने बेबसी से उसे देखा और फिर सर और निगाहें झुकाकर बेआवाज़ फिर रोने लगी। मासूमा की हनूस खामोशी से वो झुंझला सा गया था। मजीद उसका रोना उसे बेहद परेशान कर रहा था। वो उसे वहीं छोड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकला था, जबकि मासूमा चंद लम्हे उसके जनूनी अंदाज के बारे में सोचती रही और फिर आंसू साफ करती परेशानी से उसके पीछे कमरे से बाहर निकली। मगर जब वो सीढ़ियों के पास पहुंची तो उसके कदम वहीं जम गए। उसे लाउंज से चीज़ों के टूटने की आवाज़ें आ रही थी। यकायक शिराजी हाउस की बत्तियां रोशन होने लगी और वहां का हर मकीन ज़ोरदार आवाज़ें सुनकर अपने अपने कमरे से बाहर निकल रहा था, जबकि 5 मिनटों में ही बाजिल उस खूबसूरत लाउंज की हालत बिगाड़ चुका था। कीमती वाज, आईने, सजावट की हर वो कीमती शय जो उसके सामने आ रही थी वो उठाकर ज़ोर ज़ोर से फर्श पर पटक रहा था। यकीनन शिराजी हाउस के हर मकीन को ख्वाब खरगोश से बेदार करने का अच्छा तरीका आजमाया था बाजिल शिराजी ने। मुजफ्फर साहब समेत हर कोई लाउंज में आ चुका था और बाजिल का जारहाना अंदाज देखकर सबको अंदाज़ा हो चुका था कि बाजिल को आज का हुआ वाक़या मालूम हो चुका है। बाजिल मुजफ्फर साहब ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा था, मगर बाजिल ने उनकी पुकार नज़रअंदाज करके शीशे का मेज़ उठाकर ज़ोर से फर्श पर दे मारा था कि बाकी सब तो चकनाचूर शीशे को होता देखकर ही कांप उठे थे, बल्कि मुजफ्फर साहब के बाजिल के जानिब बढ़ते कदम वहीं ज़मीन पर जम गए। बाजिल मेरे शेर ठंडे रहो, वो एक बार फिर वहीं खड़े बाजिल को देखते आहिस्तगी से बोले थे, जबकि बाजिल ने उनकी बात का कोई जवाब ना दिया। वहाँ मुलाजमीन समेत हर कोई पहुँच चुका था, माँ सिवाय साजिद साहब के, जबकि माजिद साहब और आबिद साहब की पेशानी भीगने लगी थी। जबकि मासूमा मुश्किल अपना लरसता वजूद लेकर सीढ़ियाँ उतरती लाउंज में दाखिल हुई थी। बाकी सब ने लाउंज में दाखिल होती मासूमा को देखा तो मासूमा ने भी सबको अपनी सूजी हुई आंखों से देखा, फिर निगाहों का रुख बाजिल की जानिब किया। उसी पल बाजिल ने भी मासूमा को देखा और बाकी सबको नज़रअंदाज करता चंद कदम आगे बढ़कर मासूमा तक पहुंचा, जबकि मासूमा सहम कर 2 कदम पीछे हुई थी और अपने दुपट्टे पर हाथ से गिरफ्त मजबूत कर ली। हाँ अब बताओ, किसने हाथ उठाया तुम पर? वो झपट कर मासूमा तक पहुंचा था और उसने बाजू से थाम कर धाड़ते हुए तकरीबन कहा था कि उसकी भारी गरजदार आवाज़ शिराजी हाउस में गूंजी थी। मासूमा समेत हर कोई कांप उठा था। आप प्लीज़ मेरी बात तो सुने। वो बाजिल की गिरफ्त में अपनी आवाज़ और वजूद की कपकपाहट पर काबू पा बमुश्किल बोल पाई थी। हाँ तुम्हें ही सुनना चाहता हूँ, बताओ किसने किया है ये, बोलो। वो अपने एक हाथ से उसके दाएं गाल को हल्का सा छूकर इस बार नरमी से पूछ रहा था, मगर मासूमा उसका नर्म लम्स अपनी गाल पर महसूस करती हल्का सा कराह उठी थी और अपनी आंखें मीच ली। बाजिल क्या कर रहे हो ये तुम, छोड़ो इसे। ये काइम की धाड़ती हुई आवाज़ थी जो अभी शिराजी हाउस में दाखिल हुआ था, मगर लाउंज से बाजिल की चिंगारती आवाज़ें सुनकर फ़ौरन अंदर दाखिल हुआ था। मगर सामने रोती हुई आंखें मीचे मासूमा को बाजिल की गिरफ्त में देखकर उसका दिमाग गुस्से से फटने लगा था। वो फर्श पर बिखरे कांच की परवाह किए बगैर भागकर फ़ौरन उन दोनों तक पहुंचा था और बाजिल को बाजू से पकड़कर पीछे धकेला और मासूमा के बाजुओं से बाजिल के हाथ हटाए।